हेलो स्टूडेंट, हम जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड जो है आपके गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था 1206 से 1290, इसका अध्ययन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में जो है गुलाम वंश के बाद में दूसरा जो वंश आया था उसका नाम था खिलजी वंश। क्या नाम था? खिलजी वंश था। और इसका जो टाइम पीरियड था 1290 टू 1320, 1290 टू 1320, इसका भी अपने अध्ययन कर लिया था। अब इसमें से जो सवाल बनता है कि इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत काल का जो है ऐसा कौन सा वंश था जिसने सबसे कम समय के लिए शासन किया था, तो वो खिलजी वंश था। ठीक है, तो ये जो हमने देख लिया था और ये दो वंश हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं, अच्छी तरह से हमने स्टडी कर ली है इनकी। अब जो है आज हम एक नए वंश के बारे में पढ़ेंगे, एक नए वंश के बारे में पढ़ेंगे और वो जो वंश है वो है आपके तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश। और इसका जो टाइम पीरियड है वो आपके हैं 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। अब देखो इसमें जो है ये जो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक लगभग 94 साल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 94 साल हो जाते हैं। तो ये यही एक दूसरा सवाल बन जाता है कि सल्तनत काल का कौन सा वंश था जिसने सबसे अधिक समय के लिए शासन किया था, तो वो कौन सा था? तुगलक वंश। कौन सा था? तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश जो टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। और इस वंश का जो संस्थापक था वो था आपके गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन से वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। ठीक है, अब तुगलक वंश इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इस वंश को? तुगलक वंश। लेकिन ये जो तुगलक है, ये जो तुगलक है वो किसी वंश का बोधक नहीं है। ठीक है, किसी वंश का बोधक नहीं है, बल्कि ये गयासुद्दीन का व्यक्तिगत नाम है। गयासुद्दीन का क्या है? व्यक्तिगत नाम है। ठीक है, और अमीर खुसरो और शमसे सिराज अफीफ वो भी जो है यही मानता है कि तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक का व्यक्तिगत नाम था और ये वंश का नाम नहीं था। वो इनको तुगलक नाम से पहचानता है, तुगलक नाम से पहचानता है। केवल मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक ही अपने जो है नाम के पीछे तुगलक लगाते हैं। फिरोज शाह और उसके उत्तराधिकारी जो है अपने पीछे जो नाम के पीछे तुगलक नहीं लगाते। लेकिन इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से सारे के सारे वंश को क्या नाम दे दिया? तुगलक वंश। क्या नाम दे दिया? तुगलक वंश। जबकि ये तुगलक जो वर्ड है ये किसी जाति का बोधक नहीं है। ठीक है, ये व्यक्तिगत नाम है। क्या है? व्यक्तिगत नाम है। तो फिर बात आती है कि जब तुगलक वंश इनका व्यक्तिगत नाम है तो ये कौन से वंश हैं? ये कौन से वंश हैं? तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की जो है अलग अलग राय है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, कौन से वंश के थे, है ना। तो इसके बारे में जो है एक जो राइटर है वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो सल्तनत काल के इतिहासकार की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण इतिहासकार है। इसने एक किताब लिखी थी रहला। इसमें वो जो है जानकारी देता है कि ये जो तुगलक लोग जो थे तुर्किस्तान और सिंध, तुर्किस्तान और सिंध, तुर्किस्तान और सिंध के क्षेत्र में रहने वाली जाति थी। तुर्किस्तान और सिंध के क्षेत्र में रहने वाली जाति थी। मतलब सिंध क्षेत्र जो है वर्तमान पाकिस्तान में है, तुर्किस्तान का क्षेत्र जो है अफगानिस्तान क्षेत्र, ये जो है एरिया है, इस क्षेत्र में जो है ये जाति रहती थी। ये जाति रहती थी। कौन बताता है? इब्न बतूता। कौन बताता है? इब्न बतूता। ठीक है, इसके बाद में जो है मार्को पोलो बताता है
कि एक मिश्रित जाति थी। मार्को पोला क्या कहता है, मार्को पोला क्या कहता है कि ये एक मिश्रित जाति थी। क्या थी? मिश्रित जाति थी। ठीक है, कि मतलब एक जाति नहीं थी, मिश्रित जाति थी, संकर प्रजाति थी। क्या थी? संकर प्रजाति थी। ठीक है, तो संकर प्रजाति। एक दूसरा राइटर है वो है एक्जिम। क्या नाम है? एक्जिम नाम का जो है एक राइटर है, वो इनके लिए एक शब्द यूज करता है, कोरोना। क्या यूज करता है? कोरोना। ये कहता है कि ये जो तुगलक जो थे, तुगलक वंश के जो शासक थे, वो जो है कोरोना कबीले से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कोरोना कबीले से संबंधित थे। ये कोरोना है, कोरोना नहीं है, है ना? कोरोना कबीला क्या है सर? कोरोना, हाँ, कोरोना कबीला है। ठीक है, कोरोना कबीले। और कोरोना का मतलब क्या होता है? जिसमें ये अर्थ ये बताता है एक्जिम कि जिसमें पिता जो है वो क्षत्रिय होता है, जिसमें पिता क्षत्रिय होता है और माता शूद्र होती है। ठीक है, माता क्या होती है? शूद्र। पिता क्षत्रिय और माता शूद्र होती है। उनसे जो उत्पन्न जो संतान है वो क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरोना। और ये कोरोना कबीले से था। लेकिन फरिश्ता बताता है और उससे भी यही बात सिद्ध होती है कि ये कोरोना कबीले से थे। कि फरिश्ता क्या कहता है कि इसका जो पिता, गयासुद्दीन तुगलक का जो पिता था, वो बलवन का तुर्की सरदार था। क्या था? बलवन का तुर्की सरदार, बलवन का तुर्की सरदार था। और इसकी जो माता थी गयासुद्दीन तुगलक की, वो एक जाट स्त्री थी। क्या थी? जाट स्त्री। तो इस प्रकार यहां पर भी मिक्स नजर आ रहा है, यहां पर भी मिश्रण नजर आ रहा है। मतलब कुल मिला के ये कोरोना मतलब मिश्रित जाति के थे। क्या थे? मिश्रित जाति के थे। मतलब पिता पक्ष की तरफ से तुर्क थे, पिता पक्ष की तरफ से तुर्क थे, और माता पक्ष की तरफ से चाहे जाट कहो चाहे दूसरी जाति के कहो, ये इस प्रकार थे। तो कुल मिला के ये जो है एक मिश्रित जाति के थे। क्या थे? मिश्रित जाति के थे। जबकि इससे पहले जो भी शासक हुए वो तुर्की मूल के थे। क्या थे? तुर्की मूल के रहने वाले थे। जबकि तुगलक जो थे मिश्रित जाति के थे। ठीक है, अब बात आती है कि इस वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में हम जानते थोड़ा कि गयासुद्दीन तुगलक कौन था, है ना? कैसे उसका जीवन परिचय जो था, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अमीर खुसरो बताता है। अमीर खुसरो ने उसके काल में ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था तुगलकनामा। क्या नाम था? तुगलकनामा। उसमें यह बताता है कि गयासुद्दीन जो है जलालुद्दीन खिलजी के काल में, खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, उसके काल में वो जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक के पद पर नियुक्त था। जलालुद्दीन खिलजी के काल में वो कौन से पद पर नियुक्त था? उसके अंगरक्षक के पद पर, मतलब बॉडीगार्ड के पद पर नियुक्त था। ठीक है, और बाद में जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। और उन मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध करने में गयासुद्दीन तुगलक अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है, मतलब उनके खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करता है। और अलाउद्दीन खिलजी की उसके ऊपर नजर पड़ती है, अलाउद्दीन खिलजी की उसके ऊपर क्या पड़ती है? नजर पड़ती है। तो इस प्रकार उसको जो है प्रमोट कर दिया जाता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है। और किस पे प्रमोट कर दिया जाता है और कब कर दिया जाता है? देखो 1306 में जो है उसे सीमारक्षक का पद दिया जाता है, सीमारक्षक का, और दीपालपुर का जो सूबेदार बना दिया जाता है। किसका? दीपालपुर का सूबेदार बना दिया जाता है। दीपालपुर का सूबेदार बना दिया जाता है। और सीमारक्षक की जो उसे उपाधि दी जाती है, सीमारक्षक मतलब सीमा क्षेत्र, जो उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र था जहां से मंगोल आक्रमण ज्यादा होते थे, उसकी सीमा रक्षक नियुक्त कर दिया उसको, और दीपालपुर का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। कब कर दिया गया? 1306। किसके काल में?
अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है उसकी जबरदस्त प्रोग्रेस हुई। साधारण परिवार से था, बिल्कुल साधारण परिवार से था, है ना। पिता साधारण तुर्क सरदार था, हाँ, सैनिक था, माता जाट स्त्री थी कहा जाता है, और फिर बाद में अपनी योग्यता के बल पर जो है वो इस पद पर पहुंचता है। ठीक है, अब बात आ रही है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी। कौन बनता है? मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी के समय जो है उसकी स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वो दीपालपुर का सूबेदार बना रहता है। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है खुसरो शाह। कौन बनता है? खुसरो शाह। और खुसरो शाह भी जो है उसे मतलब जो है खुश करने का प्रयास करता है और उसको दीपालपुर पर स्थायी कर देता है। ठीक है, मतलब उसकी ना तो उसको ज्यादा उसको प्रमोट करता है ना उसको डिमोट करता है। ठीक है, उसकी वर्तमान जो स्थिति होती है उस पर उसको बने रहने दिया जाता है। किसके काल में? खुसरो शाह काल में। लेकिन आपके हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम था, है ना, मूल रूप से हिंदू धर्म का था, है ना, और इसका लोगों ने विरोध किया था। इसका लोगों ने विरोध किया था कि भाई हम जो है एक हिंदू के अंडर में या जो हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम के अंडर में जो है शासित नहीं हो सकते। तो उन लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। और इस विरोध का जो नेतृत्व है वो किसने किया? इसी गाजी मलिक ने या गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इस विरोध का नेतृत्व किया। इस विरोध का नेतृत्व किया और उसने जो है उस पर आक्रमण कर दिया। और मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ के जो नजदीक है इन दोनों उनकी सेनाओं के बीच में युद्ध होता है और इसमें खुसरो शाह पराजित होता है और पराजित होने के बाद उसका वध कर दिया जाता है। और फिर बाद में उसका वध करने के बाद जो है आपके 8 सितंबर 1320 8 सितंबर 1320 ईस्वी को जो है आपके क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है और एक नए वंश की नींव पड़ती है। एक नए वंश की नींव पड़ती है और वो वंश कौन सा होता है? तुगलक वंश। तो इस प्रकार एक नए वंश की शुरुआत होती है। कब होती है? 8 सितंबर 1320 ईस्वी। हालांकि वो जो गद्दी पर बैठने से पहले जो है वो आह्वान करता है, सबके सामने भाषण देता है कि भाई जो है अगर इस वंश का, जो खिलजी वंश का कोई भी योग्य उम्मीदवार अगर हो जो है गद्दी पर बैठना चाह रहा हो तो उसको बैठा दिया जाए, या आप अमीरों में से आप समझते हैं कि कोई ज़्यादा काबिल है तो वो जो है गद्दी पर बैठ जाए, है ना। लेकिन उसने कहा कि नहीं साहब, गद्दी तो आप ही संभालो। ठीक है, तो सबके कहने के बाद सर्वसम्मति से जो है वो शासक बन जाता है। कब बनता है? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। अब आदमी शासन तो बन जाता है, लेकिन बाद में जो है कोई भी शासन बनता है ना, कोई गद्दी बैठता है, कोई भी कार्य संभालता है तो उसके सामने समस्याएं तो होती है, समस्याएं तो होती है। कोई भी काम आसान नहीं होता है, कोई भी काम आसान नहीं होता है। और गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी यही हुआ कि जब वो गद्दी बैठा तो उसके सामने कुछ समस्याएं थी। अब बात आती है समस्या थी क्या? तो समस्या ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो है, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली शासक था और उसने सारी व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक कर रखी थी। लेकिन उसके बाद में जो शासक आए थे मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह, वो डुलमुल प्रवृत्ति के शासक थे और उनके काल में कई प्रकार के विद्रोह हुए, है ना, और साम्राज्य में अशांति फैली और कई जो है रियासतें जो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में थी वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लग गई। ठीक है, जैसे सिंध है, आपके राजपूताना में नागौर है, जालौर है, चित्तौड़ है, ये स्वतंत्र होने लग गई। और जो है बंगाल है वो भी स्वतंत्र हो गया, उधर देवगिरी है, मदुरा है, ये सब स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो ये समस्याएं थी, उसके सामने क्या थी? समस्याएं थी। अब दूसरी बात थी, दूसरी समस्या वो थी कि राजकोष का खाली होना, कि राजकोष बहुत खाली हो गया था। अब देखो योग्य आदमी होता है वो तो अपनी काबिलियत के आधार पर लोगों से अपने आदेशों की पालना करवाता है, लेकिन अयोग्य आदमी जो होता है वो अपने आदेशों की पालना करवाने के लिए क्या करता है? धन का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? धन का सहारा। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो शासक आए थे आपके मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह, वो अयोग्य थे, इसलिए उन्होंने अपनी धाक जमाने के लिए या अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए जनता में, सेना में खुले हाथ से धन बांटा, है ना। और धन बांटा तो जो है राजकोष एकदम से खाली हो गए, राजकोष एकदम से खाली हो गया। और आपको पता है कि कोई भी कार्य करने के लिए धन का होना जरूरी है। तो गयासुद्दीन तुगलक के सामने ये दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी। ये एक तो पहली तो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रखा था,
दूसरा हो गया कि राजकोष खाली था। ये समस्याएं थी। अब इन समस्याओं जो थी, लेकिन उसने विवेक के साथ, संयम, शांति और धैर्य के साथ इन समस्याओं का समाधान किया और विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। अब बात आती है उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले उसने जो किए थे वो किए थे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों के बारे में सोचा उसने। किसके बारे में सोचा? आर्थिक सुधार। कि हमने देखा था कि भाई खजाना खाली हो गया था, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह ने जो है खुले हाथ से जो है धन को बांटा था। ठीक है, अब ये राजकोष जो खाली हुआ था, इसके क्या कारण थे कि राजकोष उसके समय खाली हुआ था? उसके क्या कारण थे? मैंने आपको बताया था कि मुबारक शाह और खुसरो शाह ने जो है खुले हाथ से धन बांटा था। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी जो था वो शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसने जो शासन किया था वो आतंक के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? आतंक के आधार पर शासन किया था। और उसने भू राजस्व की दर को जो 1/3 से 1/2 कर दी थी। 1/2 बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उसने जो है इसको लागू किया और जबरदस्त तरीके से उनसे वसूल किया। तो कई लोग जो है खेतीबाड़ी छोड़ के जो है चले गए, मतलब कठोरता नीति अपनाई थी, तो लोग खेतीबाड़ी छोड़ के भाग गए, जंगलों में भाग गए। ठीक है, और लेकिन इसके बाद में जो उसके अनुयायी आए थे, उसके उत्तराधिकारी आए थे, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह, उन्होंने इतनी शिथिलता बरत दी, मतलब राजस्व भू राजस्व वसूल करने में इतनी शिथिलता बरत दी कि जो है जो लोग जंगलों में भाग रहे थे वो लोग इतने संपन्न हो गए कि वो जो है विद्रोह करने लगे। वो क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। तो इसके सामने ये कंडीशन थी कि अब इनके साथ में कैसे सामंजस्य किया जाए। तो उसने जो उनके साथ में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो है क्या किया, उसने एक नीति अपनाई। और उसने जो है एक नीति अपनाई, और वो जो नीति थी वो थी आपके रस्म ए मियान। रस्म ए मियान। कौन सी नीति थी? रस्म ए मियान। मतलब इसका अर्थ क्या था कि मध्यम मार्ग अपनाना। क्या अपनाना? मध्यम मार्ग अपनाना। मतलब जो भी कृषक है उनके साथ में उदारता व्यवहार किया जाए, है ना, और जो है आपके उनसे ज्यादा कर वसूल नहीं किया जाए। पहले जो 1/2 था उसको घटा के कितना कर दिया गया? 1/3 कर दिया गया। 1/3 कर दिया गया। ठीक है, दूसरा जो है उन्होंने किया कि भाई 1/3 तो कर दिया गया, साथ में उन्होंने कहा कि उनके साथ राजस्व वसूली में कठोरता नहीं की जाए, कठोरता नहीं बरती जाए, लेकिन साथ ही इतनी ढील भी नहीं दी जाए कि वो विद्रोही हो जाए। मतलब इतनी कठोरता नहीं बरती जाए कि वो खेती नहीं करे, और इतनी उदारता भी बरती नहीं जाए कि वो जो है विद्रोही हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकदम और चौधरियों के जो परंपरागत अधिकार थे, जो मैंने आपको बताया था कि वो उनको खुद की भूमि पर राजस्व नहीं देना होता था, हकूक खेती, किस्मत हकोती, ये उनके जो राजस्व अधिकार थे उनको उन्होंने वापस लौटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार उसने आर्थिक क्षेत्र में जो है क्या किया? मध्यम मार्गी नीति अपनाई। कौन सी अपनाई? मध्यम मार्गी। मतलब न तो ज्यादा कठोर न ज्यादा उदार। तो इससे क्या हुआ कि व्यवस्था जो है बिल्कुल पटरी पर आ गई। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया था वो था नहरों का निर्माण। क्या था? नहरों का निर्माण। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन शासक था जिसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक था। इसके अलावा उसका एक जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह बनता है कि उन्होंने कहा कि एक वित्तीय वर्ष में एक प्रांत या इक्ता, एक वर्ष में एक प्रांत या इक्ता के वार्षिक कर की दर 1/10 से 1/11 तक ही बढ़ाई जाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाए। मतलब 1/10 से लेकर 1/11 तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाए, उन्होंने कहा था। किसने? आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इस प्रकार उसने जो है ये आर्थिक सुधार किए थे। इसके अलावा जो उसने ये भी एक आर्थिक सुधार किया था कि जो सरकारी अधिकारी थे राजस्व वसूल करने वाले, आमिल, कारकुन, है ना, आमिल, कारकुन, ये जो थे आमिल और कारकुन, ये जो सरकारी अधिकारी होते थे आपके राजस्व वसूल करने वाले, उनके साथ भी कठोरता व्यवहार नहीं किया जाए। वो अगर राजस्व वसूल करते हैं और उसमें से 1-1/2%
1 या आधा % अपने पास रख लेते हैं तो जो है उनके साथ उनको दंडित नहीं किया जाए, उनको दंडित नहीं किया जाए। लेकिन अगर इससे ज्यादा रखते हैं तो जो है उनको कठोर दंड दिया जाए। किसने कहा था? आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये आर्थिक सुधार किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम, उसने और भी सुधार किए थे, वो थे सैन्य सुधार। कौन से थे? सैन्य सुधार। उन्होंने सैन्य सुधार सेना क्षेत्र में क्या किया? तो सैन्य सुधारों में जो उस समय का महत्वपूर्ण इतिहासकार था बर्नी, क्या नाम था? बर्नी। वो कहता है कि वो सेना को अपने पुत्र के समान समझता था, सेना को अपने पुत्र के समान समझता था, और वो भी एक बहुत ही योग्य सेनानायक था, योग्य सेनानायक रह चुका था। और उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी काल में कहा जाता है कि मुल्तान में एक जो है शिलालेख मिला है, उसमें उसने कहा है कि मैंने जो है 29 बार जो है मंगोलों को पराजित किया है। कितनी बार पराजित किया है? 29 बार मंगोलों को पराजित किया है। और मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की। और गाजी का मतलब क्या, उपाधि का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। और काफिर कौन थे? जो विधर्मी थे, इस्लाम के इतर धर्म का पालन करते थे, वो क्या कहलाते थे? काफिर कहलाते थे। तो इस प्रकार जो है उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण खुद ही सेनानायक था, और वो सेना में अनुशासन बनाए रखना चाहता था। वो सेना में किसी प्रकार का जो है अनुशासनहीनता नहीं चाहता था। तो इस प्रकार उसने सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो शुरुआत की थी, दाग और हुलिया प्रथा, उसको जो है उसने कठोरता से लागू किया। दाग और हुलिया प्रथा जो है उसको कठोरता से लागू किया। इसके अलावा जो खुसरो शाह ने जो है सेना में जो खुले हाथ से धन बांटा था, उसने उसकी वापस वसूली की। उसने कहा कि भाई 1 साल के वेतन तक तो उनके पास रहने दिया जाए, लेकिन इसके अलावा जो उनके पास धन चला गया है उसको किस्तों में जो है उनसे वापस वसूला जाए। उन्होंने कहा कि भाई जो है सेना में किसी प्रकार की हमें अनुशासनहीनता नहीं चाहिए। तो और इन्हीं चीजों का परिणाम था कि उसने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया, और जो है उसकी सेना जो है सबसे ज्यादा अनुशासित थी। तो इस प्रकार ये जो है उसके सैन्य सुधार हो गए। अब आपके बात आती है डाक व्यवस्था। किसकी बात आती है? डाक व्यवस्था की। कि डाक व्यवस्था के क्षेत्र में उसने क्या सुधार किए थे? देखो, उस समय की जो डाक व्यवस्था थी वो सबसे चुस्त दुरुस्त थी गयासुद्दीन तुगलक के समय में। उसने जो है इसके लिए पैदल सैनिक और घुड़सवार नियुक्त किए, और विभिन्न चौकियां स्थापित की। वहां पर जो है सैनिक तैनात रहते थे। वहां से एक व्यक्ति जाता था डाक लेके, है ना, एक हाथ में लाठी रखता था, है ना, और उसके सर के ऊपर घंटी लगी रहती थी, वो घंटी बजती थी टन 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 टन, है ना, ऐसे। तो आगे आने वाले व्यक्ति को पता चल जाता था कि भाई डाक आ रही है ना, वो आदमी जो है उसे डाक लेके आगे चला जाता था। मतलब बहुत ज्यादा फास्ट थी उस समय डाक। और कहा जाता है कि 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है आपके डाक जाती थी। और दिल्ली से देवगिरी तक जो डाक भेजी जाती थी उसमें केवल 4 दिन लगते थे, है ना, 4 दिन का समय लगता था। तो बहुत ही जो है चुस्त दुरुस्त कर रखी थी डाक व्यवस्था को। ठीक है, तो डाक व्यवस्था की बात हो गई। अब हम जो है वो बात करते हैं उसके साम्राज्य विस्तार की, कि उसने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया। तो साम्राज्य विस्तार के लिए जो सबसे पहला उसने कार्य किया था आपके साम्राज्य विस्तार के लिए जो उसने पहला कार्य किया था वो था वारंगल पर आक्रमण। देखो, वारंगल जो है आपके दक्षिणी भारत में है। कहां पर है? दक्षिणी भारत में। मैंने पहले बताया था वारंगल, देवगिरी, माबर, मदुरा, ये जो है सब कहां थे? दक्षिणी भारत पर है। और वारंगल का जो शासक था उसका नाम क्या था? प्रताप रुद्रदेव उसका नाम था। इसने जो है अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। अलाउद्दीन को जो है वार्षिक कर देने का वादा किया था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह के काल में जो है इसने वार्षिक कर देना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? 1321 में, कब? 1321 में एक सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? जूना खां। किसके नेतृत्व में? जूना खां, जो उसका पुत्र था। जूना खां जो उसका पुत्र था, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। किसके खिलाफ? वारंगल के खिलाफ। वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। इसके खिलाफ जो है 1321 में सेना भेजी जाती है।
और 1321 में से जो सेना भेजी जाती है वो जाकर जो क्या करती है, वारंगल को घेर लेती है, वारंगल किले को घेर लेती है और 6 महीने तक जो है आपके घेरा डाले रखती है। और उसमें क्या होता था कि जब घेरा काफी लंबे समय तक चलता था तो दुर्ग के अंदर जो खाद्य सामग्री वो खत्म हो जाती थी, तो फिर वो बाद में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाते थे। तो देवगिरी आपके वारंगल के साथ भी यही हुआ। प्रताप रुद्रदेव ने कहा कि भाई जो है हम आपके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, आपकी अधीनता हम स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने जो है इसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन जुना खां उसकी नीति अलग थी, गयासुद्दीन तुगलक की नीति अलग थी। वो उसको जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था, जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। ठीक है, तो उसने जो उसको मना कर दिया कि भाई हम घेरा नहीं उठाएंगे। तो प्रताप रुद्रदेव ने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने क्या किया, जो शाही सेना थी उसके सारे के सारे जो सूचना प्रसार के जो साधन थे, जो मार्ग थे, वो सारे के सारे बंद करवा दिए। तो इस प्रकार दिल्ली से उसका संपर्क टूट गया, दिल्ली से उसका संपर्क टूट गया, दिल्ली से किसी प्रकार समाचार आना बंद हो गया। तो इससे क्या हो गया, इसी दौरान एक अफवाह फैली कि सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई है, सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई है और उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति को शासक बना दिया गया है। तो उल्लू खां या जो ये जुना खां है वहीं से वापस चला जाता है और वहां दिल्ली जाके जब कहता है, देखता है, तो उसे लगता है कि वहाँ पापा तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, है ना। तो उसने जो है उनसे माफी मांगी कि भाई जो है किसी कहने के आधार पर मैंने जो है ये सोच लिया। ठीक है, तो इस प्रकार उसने जो है आपके फिर उसने माफ कर दिया। हालांकि जुना खां को उसने गयासुद्दीन ने माफ कर दिया, लेकिन बाकी को उन्होंने कठोर दंड दिया। फिर बाद में जुना खां को वापस भेजा जाता है, जुना खां को वापस भेजा जाता है 1323 में, जुना खां को वापस भेजा जाता है 1323 में। कहां पर, वारंगल पर आक्रमण। और अब की बार जो है वो गलतियां नहीं दोहराता है, सारे मार्गों का नियंत्रण अच्छी तरह से करता है और इस प्रकार लगभग 5 महीने तक घेरा डाले रखता है और अंत में जो है आपके ये रुद्र प्रताप देव अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है और उन सबको जो है पकड़कर जो है कहां भेज दिया जाता है, आपके दिल्ली भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है, दिल्ली भेज दिया जाता है। ठीक है, और वारंगल को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है, वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है और उसे विभिन्न जिलों में बांट दिया जाता है, उसे विभिन्न जिलों में बांट दिया जाता है, विभिन्न जिलों में बांटकर उसको अलग अलग जो है तुर्क सरदारों के अंडर में दे दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है, इसके बाद में कहां पर आक्रमण किया जाता है, माबर पर। किस पर आक्रमण किया जाता है, माबर, माबर या मालाबार, है ना, माबर पर आक्रमण किया जाता है और माबर पर आक्रमण इसी समय किया जाता है 1323 में। माबर पर भी आक्रमण 1323 में किया जाता है। हालांकि मुस्लिम इतिहासकार इसके बारे में जानकारी नहीं देते, लेकिन पांड्य इतिहासकार इसके बारे में जानकारी देते हैं कि 1323 में जो है माबर पर जो है किसका अधिकार हो गया था, शाही सेना का अधिकार हो गया था। तो माबर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में बात आती है जाजनगर। जाजनगर जो है कहां पर है, उड़ीसा में। जाजनगर कहां पर है, उड़ीसा में। ठीक है, इस पर भी अधिकार किया जाता है। कहा जाता है कि इसका जो शासक था भानुदेव द्वितीय, जाजनगर का जो शासक था भानुदेव द्वितीय, उसने जो है वारंगल के शासक रुद्र प्रताप देव का साथ दिया था, वारंगल के शासक रुद्र प्रताप देव का साथ दिया था। तो इस प्रकार जब वो सेनाएं उधर माबर और वारंगल को विजित करके वापस आ रही थी, तो उसने जाजनगर पर आक्रमण किया और उसको पराजित कर वहां से बहुत सारा धन उन्होंने प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने उड़ीसा को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिला, लेकिन उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। अब बात आती है इसके बाद में और क्या घटना होती है। उसके काल में मंगोलों का आक्रमण भी होता है, मंगोलों का आक्रमण भी होता है और वो कब होता है, 1324 में, 1324 में। और किसके नेतृत्व में होता है, शेर मुगल के नेतृत्व में। शेर मुगल के नेतृत्व में जो है एक आक्रमण होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। अब उसके खिलाफ शाही सेना भेजी जाती है और वो क्या करती है, शाही सेना जो है शेर मुगल को पराजित कर देती है और उनमें से बहुत सारे लोगों को जो है बंदी बना लिया जाता है ना, और दिल्ली लाया जाता है, कईयों को मृत्युदंड दिया जाता है। तो इस प्रकार 1324 में जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इससे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, उसके बाद में मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही हुआ था। अब बात आती है अगला जो उसका अभियान था वो था बंगाल अभियान। कौन सा था, बंगाल अभियान, बंगाल अभियान। ठीक है, जो बंगाल अभियान जो है आपके क्या था, देखो मैंने आपको बताया था कि बलवन के काल में, बलवन के काल में उसका एक पुत्र था बुगरा खां। बलवन का कौन सा पुत्र था, बुगरा खां, और वो जो है उसको सूबेदार बनाया गया था, बंगाल का सूबेदार बनाया गया था और वो जो है परमानेंट बंगाल का सूबेदार बन गया।
अलग उसने सल्तनत की घोषणा कर दी। और उसके बाद दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने बंगाल को अपने अधीन लाने का प्रयास नहीं किया। सबसे पहले जो है बंगाल को अपने अधीन लाने का प्रयास किया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है बंगाल को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। और ये भी जो है एक संयोग की बात थी कि उसे ऐसा मौका मिल गया, उसे ऐसा मौका मिल गया। उस समय जो है बंगाल का जो शासक था, बंगाल को जो शासक था आपके फिरोज शाह जो आपके बुगरा खां का वंशज था, बुगरा खां का वंशज था। और उसके तीन पुत्र थे, शिहाबुद्दीन, नासिरुद्दीन और आपके जो है गयासुद्दीन। शिहाबुद्दीन, नासिरुद्दीन और गयासुद्दीन, ये तीन पुत्र थे। ये क्या थे? तीन पुत्र थे। और उनमें जो सबसे बड़ा था शिहाबुद्दीन। कौन था? शिहाबुद्दीन सबसे बड़ा था और वो शासक भी बन गया। लेकिन गयासुद्दीन ने उसे हटाकर गयासुद्दीन बहादुर जो था उसने क्या किया? उसको हटाकर शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो उसका जो बीच का पुत्र था नासिरुद्दीन, उसने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक से जो है सहायता मांगी, गयासुद्दीन तुगलक से सहायता मांगी और वो सहायता देने के लिए तैयार भी हो गया। और फिर बाद में उन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल पर आक्रमण करने से पहले दिल्ली का शासन संचालन करने के लिए उसने एक परिषद बनाई और उस परिषद में जो है अपना पुत्र उल्लुग खां या जूना खां और शाहीन खां और अयाज खां, ये तीन व्यक्तियों को नियुक्त करके वो बंगाल के लिए रवाना हुआ कि भाई मेरी अनुपस्थिति में आप जो है शासन सत्ता का संचालन करेंगे, उल्लुग खां, शाहीन खां और अयाज खां। और फिर बाद में जो है वो सब जाके जो है बंगाल को जीत लेते हैं। उसमें बंगाल की राजधानी लखनऊ होती है। कौन सी होती है? लखनऊ होती है। तो बंगाल को जीत लिया जाता है और नासिरुद्दीन को जो है आपके दिल्ली के अधीन शासक, वहां का शासक नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। हालांकि बंगाल का कुछ भाग जो है अपने अंडर में कर लिया जाता है और उसका जो है तातार खां को वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन बंगाल का बहुत बड़ा भाग जो है नासिरुद्दीन को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये बंगाल अभियान की बात हो गई। अब बात आती है बंगाल अभियान पर वो जो गया था, लेकिन बंगाल अभियान पर जाने के बाद कुछ परिस्थितियां दिल्ली में बहुत चेंज हो गई। उसका बेटा जो जूना खां, जिसको उल्लुग खां की उपाधि दी गई थी, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। क्या था? महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो चाहता था कि पापा जल्दी से लुट के और मैं शासक बन जाऊं। लेकिन पापा जो है मतलब खत्म ही नहीं हो रहे थे, हाँ, मर ही नहीं रहे थे। ठीक है। उसने पहले भी प्रयास किया था। जब वो वारंगल के अभियान पर गया था तो उसने उम्मीद की थी कि पापा चले गए, लेकिन वो जब उसने जाके देखा दिल्ली में तो पापा तैयार बैठे थे। हाँ, अब जो है वो बंगाल अभियान पे गए तो उसने दुआ की कि पापा जो है काम में आ जाए। लेकिन बंगाल अभियान से ही जो है वो जीवित लौट के आ गए। हाँ, जीवित लौटने के आने की संभावना थी, तो उसने इससे पहले ही प्लान बनाया, है ना। वो कई प्रकार के टोने टोट के करवाता था कि भाई कैसे कैसे पापा का काम हो जाए। ठीक है। और इसके लिए जो उसने प्रयास भी किया। और उस समय जो महत्वपूर्ण सूफी संत था निजामुद्दीन ओलिया, जिसका अलाउद्दीन खिलजी भी आदर करता था, लेकिन मुबारक शाह खिलजी उनका आदर नहीं करता था और इसका फल उसको भुगतना पड़ा था। मुबारक शाह खिलजी ने जो है उसे चैलेंज किया था कि जो है अब की बार मेरे दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो रगड़ के मतलब खींच के लाएंगे, आपको घसीट के लाएंगे, है ना, घसीट लाएंगे। लेकिन जो है उसने कहा था भाई डेडलाइन दिया था कि चंद्रमास के शुरू होने से पहले, लेकिन चंद्रमास शुरू होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसी निजामुद्दीन औलिया का जो है जूना खां को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जूना खां उसके पास गया और उसने कहा कि पापा कब जाएंगे, है ना। तो उसने कहा कि बेटा चिंता मत कर, हाँ, थोड़े दिन की बात है। और उसने आशीर्वाद दे दिया, बेटा थोड़े दिन की बात है, तो थोड़े दिनों में शासक बन जाएगा, है ना। और ये समाचार जो है पहुंच गए आपके गयासुद्दीन तुगलक के पास में। वो बंगाल अभियान पे गया था, गयासुद्दीन तुगलक के पास में पहुंच गए तो उसने जो है बहुत गुस्सा हो गया कि उसकी इतनी हिम्मत कि जो है वो ये कह रहा है कि मेरे जिंदा रहते ही उसको बेटे को आशीर्वाद दे रहा है कि तू थोड़े दिनों में शासक बन जाएगा। तो उसने कहा कि ठहर जा बेटा, मैं आ रहा हूँ अभी, है ना, अभी थोड़े मैं आ रहा हूँ दिल्ली। अभी मेरे दिल्ली आने से पहले तूने अगर दिल्ली नहीं छोड़ा ना तो मैं तेरा वध करवा दूंगा। उसने कहा, गयासुद्दीन तुगलक ने किसी को कहा? निजामुद्दीन औलिया को, कि मैं जब बंगाल से दिल्ली आ रहा हूँ और मेरे दिल्ली आने से पहले अगर तूने दिल्ली नहीं छोड़ा तो तेरा मैं
वध करवा दूंगा। तो उसने जो है निजामुद्दीन औलिया ने जो है फेमस, जो बहुत ही फेमस डायलॉग कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। उन्हें कहा कि दिल्ली हाल दूर है, सा है हाल ज्यादा, हाँ फांकी जो मतीन है ना, मतलब जो है दिल्ली हाल बहुत ही दूर है। तो अब जो है ये बात उन्होंने कही थी, हाँ। और कहा भी जाता है कि जो निजामुद्दीन औलिया जो था उसने उसके पुत्र के साथ में मिलकर षड्यंत्र रचा था। और जब वो बंगाल विजय करके लौट रहा था तो बंगाल जो आपके दिल्ली से, या जो उसमें तुगलकाबाद बनवाया था, उससे 5-4 किलोमीटर दूर एक स्थान था अफगानपुर। कौन सा था? अफगानपुर नामक स्थान पर जो है उसने अपने पिताजी का स्वागत करने के लिए जुन्ना खां ने एक लकड़ी का महल बनवाया अफगानपुर में। अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया कि भाई पापा आएंगे तो इतनी दूर से आएंगे तो यहाँ पर जो है रेस्ट कर लेंगे 5-4 किलोमीटर, कि यहाँ पर एक रात रुक जाएंगे और सुबह उठ के जो है धूमधाम से बैंड बाजों के साथ में जो है दिल्ली में प्रवेश करेंगे। तो वहां पर जो है अच्छी व्यवस्था की गई, टेंट वेंट लगवाया गया, और कहां पर? अफगानपुर में। और वहां पर जो है खाने पीने की व्यवस्था की गई शाम के समय, है ना। सब लोग खाना खा रहे थे आराम से। फिर बाद में खाना वाना खा के जो है सब लोग हाथ धोने के लिए बाहर आ गए, है ना। अब जो है उस समय केवल अंदर दो ही व्यक्ति थे, एक तो गयासुद्दीन तुगलक और एक उसका छोटा लड़का था महमूद। ये दो ही लड़के बैठे थे वहां पर। तभी जो है अचानक से वो महल गिर जाता है, तभी वो अचानक से महल गिर जाता है। और महल गिरने की वजह से जो है उसके पुत्र महमूद और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है। कोई तो कहता है कि भाई जो है ये जुन्ना खां का षड्यंत्र था, उसके बेटे का षड्यंत्र था, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक दुर्घटना थी। क्या थी? दुर्घटना थी। तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। आपके जो है इसके बारे में जो है बर्नी और फरिश्ता, बर्नी जो उस समय का समकालीन इतिहासकार था, बर्नी और फरिश्ता, ये तो कहते हैं कि ये क्या थी? एक दुर्घटना थी। क्या थी? दुर्घटना थी। जबकि इब्न बतूता और इसामी ये कहते हैं कि ये जुन्ना खां का षड्यंत्र था। जुन्ना खां का षड्यंत्र था। उसने 2-3 दिन में जो है एक महल बनवाया अयाज के नेतृत्व में, और उसको हाथियों से गिरवा दिया था, और इसमें दबने से जो है आपके उसकी मृत्यु हो गई थी। जबकि बर्नी और फरिश्ता कहता है कि ये बिजली गिरने की वजह से गिर गया था। लेकिन जो भी हो, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जुन्ना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है शासक बनता है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म।